गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग कर रहे थे, जिसमें से हमने काफ़ी जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो पढ़ ली थी। आइए अगली टर्म्स की तरफ चलते हैं। आज की हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म में इंक्लूड है रेवेन्यू। रेवेन्यू कहीं से भी होने वाला कैश का इनफ्लो, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश। कैश का इनफ्लो ही रेवेन्यू होता है। बट हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर एक रूल होता है कि ये जो इनफ्लो ऑफ कैश है, ये इनफ्लो ऑफ कैश तो देखो बच्चे किसी भी तरीके से हो सकता है। हमने किसी पार्टी को कोई गुड्स सेल कर रखी थी, उसने उस टाइम उधार में हमसे परचेज की थी, आज वो उसकी पेमेंट हमें कर रहा है, तो अब वो पेमेंट जब करेगा तब भी कैश का इनफ्लो होगा। सपोज हमारे बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी थी, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब हमने उसे बेचकर एक नई मशीन खरीद ली है। जब हमने उस मशीन को बेचा तो भी हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश हो रही है। तो क्या इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में हमारे पास ये रेवेन्यू जनरेट हो रही है? क्या पैसा हमारे पास आ रहा है? क्या हम इसे आय का नाम देंगे, रेवेन्यू का नाम देंगे? देखते हैं रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। हमारी जो बिजनेस टर्म के अकॉर्डिंग रेवेन्यू का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश ऑन रेगुलर बेसिस due to sale of goods inflow of cash on regular basis due to sale of goods and services। अगर गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से हमारे पास कैश आ रही है और वो रेगुलर बेसिस पे आ रही है, तो हम उसे रेवेन्यू का नाम देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने अपने बिजनेस में कुछ गुड्स सेल की, सेल ऑफ गुड्स। यहां से भी हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो क्या ये रेवेन्यू होगी? डेफिनेटली ये रेवेन्यू होगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो गुड्स को सेल करने के बाद आ रहा है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करने से अगर हमारे पास पैसा आता है, तो क्या हम उसे रेवेन्यू का नाम देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट को, दोबारा से हम इसकी जो मीनिंग है उसे पढ़ते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश ऑन रेगुलर बेसिस। यहां पर ये जो रेगुलर बेसिस है, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। रेगुलर बेसिंग यानी कि वो इनकम जो रेकरिंग नेचर की है। रेकरिंग का मतलब है जो बार बार होने वाली इनकम है। एक बिजनेस के अंदर इस साल हमारे पास एक मशीन पुरानी हो जाती है, उस मशीन को हम सेल करके नहीं खरीद लेते हैं। क्या नेक्स्ट ईयर फिर से मशीन को सेल कर देंगे? नहीं। क्या वो रेगुलर इनकम है हमारी? नहीं। क्योंकि वो हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, तो हम उसे रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेवेन्यू की मीनिंग के लिए ये चीज़ क्लियर है कि जहां पर कैश का इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन वो इनफ्लो रेगुलर बेसिस पे है। और रेगुलर बेसिस पे कब हो सकता है? अगर बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है उन गुड्स या सर्विसेज को बेच रहा है, तो उसके बदले में हमारे पास जो इनफ्लो ऑफ कैश है उसको हम रेवेन्यू की मीनिंग के अंदर काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग अपने पास आता है एक्सपेंस। व्यय। आय का अपोजिट है व्यय, यानी कि खर्चा। बिजनेस के अंदर अगर किसी प्रकार का खर्चा हो रहा है, तो वहां पर अगर इनफ्लो ऑफ कैश है, तो यहां पर हम इसे कर देंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। ऑन रेगुलर बेसिस ड्यू टू
प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट को, गुड्स को प्रोड्यूस करते हुए या उसे सेल करते हुए रेगुलर बेसिस पे जो हमें कैश की पेमेंट करनी पड़ती है, वो कैश की पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर भी ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये एक्सपेंसेस भी हमेशा रेगुलर बेसिस के होते हैं। अब जो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, जो मनी का आउटफ्लो हो रहा है, वो आउटफ्लो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट रिलेटेड भी हो सकता है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, रेंट ऑफ फैक्ट्री। तीन एग्जाम्पल मैंने लिए कि एक पहला है गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड जो हम पे कर रहे हैं, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड हम जो पे कर रहे हैं, या वो फैक्ट्री जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका हम रेंट दे रहे हैं। देखो ये दोनों चीज़ तो डायरेक्टली रिलेटेड होगी हमारी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेलिंग से, और ये जो चीज़ है उसकी प्रोडक्शन और सेलिंग से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन ये भी रेगुलर फ्लो ऑफ आउटफ्लो होगा मनी का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले महीने रेंट दे दिया और अगले महीने हमने रेंट की पेमेंट नहीं की। तो ये भी रेगुलर बेसिस पे मनी का आउटफ्लो हो रहा है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटफ्लो ऑफ कैश ऑन रेगुलर बेसिस ड्यू टू प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दो ऐसी टर्म्स हैं जो डायरेक्टली हमारी रेगुलर नेचर की इनकम और रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस से बिलोंग करती हैं। अगर कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे हो रही है, कहने का मतलब क्या है कि अगर इनकम रेगुलर बेसिस पे आ रही है तो हम उसे रेवेन्यू बोलेंगे। अगर वो कभी कभार होने वाली इनकम है तो हम उसे रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो रेगुलर बेसिस पे हमारा कैश जा रहा है, हमारी मनी बिजनेस में से जा रही है, तो उस एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करेंगे, उस पैसे को हम एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करेंगे। अदरवाइज हम उसे एक्सपेंसेस का नाम नहीं देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉफिट। क्या होते हैं ये तो सभी को पता होगा। प्रॉफिट्स यानी कि लाभ। किसी भी काम को करते हुए हमारे पास जो एक्सेस सरप्लस बच जाता है उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। या अगर इसे सीधे शब्दों में समझा जाए तो प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस में अगर रिवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट या एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट की सिचुएशन होगी। अगर बिजनेस में होने वाली जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो वहाँ पर प्रॉफिट की सिचुएशन अराइज होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गुड्स परचेज्ड, कुछ गुड्स खरीदी गई 10,000 रुपए की, एंड सोल्ड देम फॉर ₹30,000। कुछ गुड्स खरीदी हमने 10,000 रुपए की और उनको हमने 13,000 रुपए में सेल कर दिया। तो यहाँ पर हमने जो खरीदा यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो है 10,000 रुपए के, हमने उसे बेचा यानी कि जो हमारी रेवेन्यू है वो 13,000 रुपए की है। तो यहाँ पर 13,000 रुपए यानी कि जो हमारी रेवेन्यू है वो ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट की सिचुएशन है। और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। रेवेन्यू थी इस केस के अंदर हमारे पास 13,000 रुपये, इसमें से हमने माइनस कर दिए 10,000 रुपये जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे, तो यानी कि 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट था वो हमें मिला। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है लॉस। लॉस क्या होता है? प्रॉफिट का अपोजिट है लॉस।
प्रॉफिट अगर रेवेन्यू हमारे पास ज्यादा है तो हम प्रॉफिट की सिचुएशन अराइज होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर रेवेन्यू कम हो जाए और एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो जाएं, तो वहां पर हमें लॉस की सिचुएशन अराइज होगी। तो देखते हैं इसके लिए कौन से हमारे पास केस बनेगा। अगर हमारी रेवेन्यू कम है लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ये लॉस की सिचुएशन होती है। लॉस की सिचुएशन के लिए अगर मैं सेम एग्जांपल यहां पर लेती हूं, इसी क्वेश्चन को मैंने लिया। अब यहां पर हमने जो गुड्स परचेज की थी वो हमने की 8,000 रुपए में एंड सोल्ड दैम फॉर ₹5,000। उनको हमने 5,000 रुपए में सेल कर दिया। हमने कुछ गुड्स खरीदी थी 8,000 रुपए की और मार्केट में वो बिकी 5,000 रुपए की, तो यहाँ पर हमें लॉस होगा। लॉस होगा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू कम होती है, तो लॉस की सिचुएशन अराइज होती है। तो एक्सपेंसेस थे हमारे पास इस केस में, 8,000 रुपए, रेवेन्यू थी 5,000 रुपए, तो यानी कि 3,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस हमें इस केस में हुआ। 3,000 रुपए का लॉस हमें इस केस में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। परचेज क्या होता है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना। बिजनेस में परचेज वर्ड, वैसे तो परचेज जनरली हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। बेशक से हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई फर्नीचर खरीदा जा रहा है, कोई कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, इन सभी चीजों के लिए हम परचेज वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन मेनली अगर मैं बिजनेस टर्म के अंदर इसकी बात करूं तो जो परचेज वर्ड होता है ये स्पेशली गुड्स के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। दोबारा से रिपीट करती हूं, परचेज वर्ड मेनली गुड्स के लिए यूज होता है। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। हमने किसी से कुछ चीज खरीदी है, हमने किसी से कुछ गुड्स खरीदी है, उनकी गुड्स की जो क्वालिटी है वो अप टू मार्क नहीं है, वो डिफेक्टेड गुड्स आ गई, या हमने किसी और ब्रांड की मंगवानी थी, हमारे पास किसी और ब्रांड की आ गई, तो हम उसको वापस करेंगे। तो परचेस रिटर्न क्या होता है? खरीदी गई गुड्स को हमने वापस किया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अगर सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दी जाती हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है सेल। क्या होता है? किसी भी चीज को बेचना, विक्रय। बिजनेस में गुड्स को परचेज करना और उनको सेल करना ही और उनसे प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस होता है। इसके अंदर चाहे हम गुड्स को खरीद कर बेच रहे हैं, चाहे हम उन्हें मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। तो जो सेल होती है, सेल भी एक ऐसा वर्ड होता है जो गुड्स के लिए यूज होता है। वैसे तो हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज को बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल वर्ड यूज किया जाएगा बिजनेस में अकाउंटिंग टर्म को यूज करते हुए, ये गुड्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? किसी भी चीज को बेचना सेल होता है, लेकिन जिस कस्टमर को हमने बेचा उसको अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या कोई और कारण रहता है, उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिला जो वो चाहता है, तो वो उसे वापस करेगा। तो इस केस में अगर बिका हुआ माल, बिका हुआ गुड्स वापस आ रहा है तो उसे हम सेल रिटर्न का नाम देंगे। हिंदी में कहते हैं इसे विक्रय वापसी।
डिफाइन कैसे करेंगे? द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू अस। कस्टमर ने अगर कुछ गुड्स हमें वापस कर दी हैं तो उसे हम सेल्स रिटर्न का नाम देंगे। आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। इन सभी टर्म्स को आपने दोबारा से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू एवरीवन।